हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री स्पेशल का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1857 से लेकर के 1880 तक की हिस्ट्री। और ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग 1880 से लेकर के 1905 तक के हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है उनको कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसके जो और भी पार्ट है जिसमें हम लोगों ने 1757 से 1857 तक की घटनाएं कवर किया है, वो सभी पार्ट देखने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री क्विक रिवीजन सीरीज में जाइए। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा जिसके थ्रू आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा पहला टॉपिक जो है उसमें हमें सबसे पहला इंसिडेंट्स कौन सा पढ़ना है। हमने पढ़ा था 1879 तक। 1880 में सबसे पहले होता क्या है कि भारत का वायसराय, आपको पता है हमारा 1600 से लेकर के 1947 तक भारत पर अंग्रेजों का शासन होता है। तो 1880 में उस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे वायसराय के रूप में। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड रिपन था भारत का वायसराय। लॉर्ड रिपन देखिए हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से एग्जाम में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन था? तो भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था लॉर्ड रिपन। यही हम लोग यह भी पढ़ लेते हैं कि भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। सबसे अलोकप्रिय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था सबसे अलोकप्रिय वायसराय। क्यों? 1905 में इसने किया था बंगाल विभाजन, तब से इसे क्या कहा जाता था? भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय। अब जो 1880 का काल था हमारा, 1880 से 84 का, इसको भारत का स्वर्ण युग कहा गया। 1880 के कार्यकाल को क्या कहा गया? भारत का स्वर्ण युग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा। रीजन क्या था? लॉर्ड रिपन की जो नीतियां थी भारतीयों को लेकर के, वो काफी ज्यादा उदार थी। लॉर्ड कर्जन की नीतियां कैसी थी? उदारवादी थी। धीरे धीरे आगे जब हम लोग घटनाएं पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, वाकई लॉर्ड कर्जन की नीतियां उदार थी या सिर्फ ऐसे ही कहा गया। देखिए होता क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था कि 1878 में आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक, प्रेस क्या है? प्रेस का सीधा सा काम है कि प्रेस स्वतंत्र है। मीडिया क्या है? हमारे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो क्या है? हमारी मीडिया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ठीक, तो उसमें क्या है कि मीडिया स्वतंत्र हमेशा शुरू से रही है। लेकिन जब ब्रिटिश का शासन था उस समय बहुत से ऐसे भारतीय थे जो अपनी पत्रिकाओं में, अपने समाचार पत्रों में अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनको छापते थे, जिससे क्या होता था? समाज में अंग्रेजों की सच्चाई पता चलती थी और लोग इस पे भड़कते थे। इस वजह से लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें कहा गया कि भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को अब प्रतिबंधित कर दिया जाए। जैसे हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, इन सभी भाषा में अब समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सकते। इससे बचने के लिए शिशिर कुमार घोष थे और वो निकालते थे अमृत बाजार पत्रिका। इन्होंने क्या किया? इसकी भाषा को बंगाली से चेंज करके अंग्रेजी कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा में तो हम पत्र निकाल ही सकते हैं, इसलिए इन्होंने इसको चेंज करके क्या कर दिया था? बंगाली, अंग्रेजी में कर दिया था। ठीक, तो अपने आप में यह लोगों के विचारों पर और प्रेस पर बहुत बड़ा प्रतिबंध था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आता है, आते ही सबसे पहले लॉर्ड रिपन 1882 में क्या करता है? लॉर्ड लिटन द्वारा लगाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करता है और कहता है कि आप अपनी भाषा में समाचार पत्र को प्रकाशित कर सकते हैं, जिससे जो भी न्यूज़ आप रिलीज कर रहे हो उसको सभी भारतीय पढ़ सके। फिर क्या होता है? दूसरा कहा जाता है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। अब जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन क्या है। ये बताइए, अगर जो सिर्फ संसद में बैठे लोग हैं, अगर यही देश चलाए तो ये कहीं से स्थानीय स्वशासन है? नहीं। गांधी जी चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात शासन जो गांव का एक छोटा सा व्यक्ति हो वह भी शासन कर सके।
ठीक, इसीलिए ग्राम पंचायतों का गठन होता है और इसकी सबसे पहले प्रांतों में स्वशासन की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। बाद में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और आगे इतिहास में आपको लेके चलती हूँ। 1957 में बना था बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया और फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली ग्राम पंचायत ओपन हुई। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 1881 से प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई। 80 में आता है लॉर्ड रिपन और 1881 से ही पहली नियमित जनगणना शुरू। जनगणना क्या होता है? हमें पता चलता है कितने परसेंट महिलाएं हैं, कितने परसेंट पुरुष हैं, कितने परसेंट बच्चे हैं, लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है, बच्चे की मृत्यु कैसे हो रही है, या फिर हम लोग बात करें सेक्स रेशियो कितना है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? जनगणना से। ठीक, तो जनगणना की शुरुआत हालांकि किया था लॉर्ड मेयो ने। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत किया था 1872 में, लेकिन इस समय तक जनगणना नियमित नहीं थी। लॉर्ड रिपन के आते ही नियमित जनगणना की शुरुआत हो जाती है। और इसके अलावा 1881 में ही आता है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। देखिए, जो लाइंस लिखे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मैं आपको बार बार कहती हूँ कि लेक्चर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ना और पढ़ के किसी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपको एक एक लाइन को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक, फिर हमारा कि हंटर आयोग बना। हंटर आयोग कब बनता है? यह शैक्षिक सुधार के लिए बना। 2 हंटर आयोग थे, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बनता है और दूसरा बनता है शिक्षा से संबंधित। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 1882 में बना हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था, शैक्षिक सुधार से संबंधित था। और इसमें क्या था? इसमें रिपोर्ट आती है कि प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, इसकी रिपोर्ट आती है कि प्राथमिक शिक्षा पर हमें ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। फिर आता है हमारा 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद। 1883 में क्या आता है? इल्बर्ट बिल विवाद है क्या? लॉर्ड रिपन क्या करता है कि जो फौजदारी दंड व्यवस्था थी उसको समाप्त करने की कोशिश करता है और इसके लिए एक महत्वपूर्ण कानून लाता है, इल्बर्ट बिल विवाद को। कहता है इसमें कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो अब यूरोपियों के भी मुकदमे को सुन सकते हैं, क्योंकि आपने न्यायाधीश बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी तो रखी है ना। सेम स्टडी करके अगर कोई अंग्रेज न्यायाधीश बनता है तो वो भारतीयों के भी मुकदमे सुन सकता है, लेकिन उसी सेम एलिजिबिलिटी में अगर कोई भारतीय है तो उसको यह अधिकार नहीं था कि वो अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई कर सके। तो अब इतनी ज़्यादा उदारवादी नीतियों को देखते हुए ब्रिटेन ने क्या किया? लॉर्ड रिपन को वापस बुला लिया। बोला ये तो क्या है, ये तो पूरा भारतीयों को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए क्या करना है हमें सबसे पहले तो इसे वापस बुलाना है, नहीं तो ये क्या करेगा? भारतीयों को सभी जो भी उनके लिए जो भी उनके शासन के लिए जरूरी चीज़ें हैं वो सभी यह उनको प्रोवाइड कर देगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं 1883 की एक और इम्पोर्टेंट घटना। आपने सुना होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब होता है? इसकी संकल्पना पारित होती है 1883 में। 1 मार्च 1883 में लोकमित्र पत्रिका निकालते हैं कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को पत्र लिखते हैं कि अब हम सभी को एक संगठन की आवश्यकता है। ठीक, इसके पहले भारत में कोई भी ऐसा संगठन नहीं था जो राष्ट्रीय लेवल पे काम कर सके। ठीक, अब ये ओ ह्यूम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ह्यूम देखिए स्कॉटलैंड के निवासी थे और ये इंडियन सिविल सर्विसेज को पास करके कार्यरत भी थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया और शिमला में बस गए, जिस कारण इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। इन्हीं ने कहा कि हमें क्या है, अब हमें एक संगठन की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब आते हैं हम लोग 1884 में। 1884 में देखिए वायसराय कौन बनता है? वायसराय बनता है लॉर्ड डफरिन। 1884 से लेकर के 88, 4 साल तक इसका कार्यकाल रहता है लॉर्ड डफरिन का। और इसमें पास होता है टेनेंसी एक्ट। यह जो एक्ट था यह किसानों के हित की रक्षा के लिए था और बंगाल में इसको अप्लाई किया गया कब? जमींदार किसानों से उनकी भूमि नहीं छीन सकते। तो अगर आपसे पूछे कि टेनेंसी एक्ट किससे संबंधित था, तो जमींदारी से संबंधित था कि जमींदार किसानों से उनकी भूमि नहीं छीन सकते। इसके अलावा 1885 में लॉर्ड डफरिन लेडी डफरिन फंड की स्थापना करता है भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए। ठीक, फिर 1886 में क्या करता है? वर्मा को जीत करके भारत में मिला लेता है।
चलिए देखते हैं अब आगे क्या घटना होता है। काल आ जाता है 1885। 1885 हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। अब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। इसमें ईयरली एक मीटिंग की जाती थी जिसे हम लोग अधिवेशन के नाम से जानते हैं। हर साल एक मीटिंग की जाती थी। ठीक, तो अब ये क्या होगा? 28 दिसंबर 1885 में हमारा जो स्थापना के बाद पहला अधिवेशन होगा। तो क्वेश्चन आता है कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ कहाँ पे था? तो मुंबई में हुआ था। कुल 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस समय किस गवर्नर वायसराय का काल था? ठीक, तो जब आईएनसी की स्थापना होती है उस समय लॉर्ड डफरिन का काल चलता रहता है। मैंने आपको पढ़ाया ना, हमारा 1884 से लेकर के 88 तक कौन रहता है? लॉर्ड डफरिन रहता है। ठीक, अब देखते हैं। पहला अधिवेशन होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये कहाँ पे होता है? मुंबई में होता है पहला अधिवेशन। ठीक, सबसे पहले आईएनसी की घोषणा किस पत्रिका में की जाती है? तो हिंदू पत्रिका में की जाती है। आईएनसी की घोषणा सबसे पहले किस पत्रिका में की जाती है? हिंदू पत्रिका में। फिर आता है 1886। 1886 में अब देखिए हर साल, ऐसा नहीं कि जो साल मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी वो बस इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था और उसका एक अध्यक्ष होता था, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन होता था कि यहाँ पे अध्यक्षता, यहाँ पे अधिवेशन होगा। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में। इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि आपने सुना होगा भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादा भाई नौरोजी। ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और कुल मिला जुला के ये 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। 1886 में कलकत्ता में करते हैं। ठीक, 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और फिर 1906 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 6 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया। भारत जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरह से भारत का धन बाहर लेके जा रहे हैं इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया, ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया। किस बुक में बताया था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया और राष्ट्रीय आय का आकलन किया। ठीक, तीसरा मैंने आपको बता ही दिया। अब काम आता है हमारा कौन सा काल आता है? 1887, 1887। इसमें देखिए कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है और जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस से, देखिए हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक, सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? 1917 में अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट। उसके बाद आता है हमारा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रहती हैं। सबसे ज़्यादा टाइम तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहता है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, क्योंकि 1939 में हमारा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और 40 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लगातार 45 तक यह कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं क्योंकि इसके बीच कोई अधिवेशन नहीं होता। 39 से लेकर के 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हो पाता। इस समय चलता है वर्ल्ड वॉर 2। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 1888 में लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल समाप्त होता है तो कोई ना कोई वायसराय भी बनेगा। तो इस समय वायसराय बनते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक, 1888 से लेकर के 94 तक लॉर्ड लैंसडाउन रहते हैं। ठीक, इस समय होता क्या है? इस समय भारत व अफगानिस्तान के मध्य डूरन रेखा का निर्धारण होता है। ठीक है, और इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट पारित होता है जिसमें भारत में निर्वाचन सिद्धांत की शुरुआत हो जाती है और इन्हीं के कार्यकाल में 1893 में तिलक गणपति उत्सव की शुरुआत करते हैं। इनका कार्यकाल समाप्त होता है। अगला कार्यकाल किसका आएगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। फिलहाल उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे 1889 की हिस्ट्री। 1889 में क्या होता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसे है? इन्होंने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की जीवनी लिखी थी, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 1889 में कांग्रेस की जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था
पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के अधिवेशन में किसी महिला ने भाग लिया था। और इन्हीं के कार्यकाल में 21 वर्षीय मताधिकार, वोट देने की आयु कितना कर दिया गया था, 21 साल कर दिया गया था। और इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा हुई थी। उसके बाद हमारा है 1890। 1890 में क्या होता है, फिरोज शाह मेहता अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की। और इसी समय भारत की पहली महिला स्नातक कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपना कंप्लीट करती हैं और बनती हैं कादम्बिनी गांगुली। ठीक, भारत की पहली महिला स्नातक कौन है, कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किया था। उसके बाद हमारा कार्यकाल आता है 1893 का। मैंने आपको बताया था 3 इंसिडेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें तिलक द्वारा शुरू किया जाता है हमारा गणपति उत्सव, जो कि बॉम्बे में अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देखते हैं वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है हमारा गणपति उत्सव। इसके अलावा एनी बेसेंट, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था, वो भारत वापस आती हैं। ठीक, और स्वामी विवेकानंद शिकागो के, जो है हमारा स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण, यहाँ पे देखिए गलती से मैंने शिवाजी सभा लिख दिया है, यहाँ पे क्या होगा, शिकागो स्पीच देते हैं स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिकागो में स्पीच कब दिया था, तो 1893 में। नेक्स्ट बात करते हैं 1894 आते ही किसका कार्यकाल आ जाता है, लॉर्ड एल्गिन का, 1894 से लेकर के 99 तक। उसके बाद 95 में क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत की जाती है। 96 में स्वामी विवेकानंद द्वारा वेल्लूर मठ की स्थापना की जाती है। और आपको पता है इनका बर्थडे कब है, 12 जनवरी को, जिसे हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। ठीक, इसको हम लोग किस रूप में मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1896 में करते हैं रहीमतुल्ला सयानी। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, 92 93 हमने नहीं पढ़ा, 94 भी हमने नहीं पढ़ा, 95 भी नहीं पढ़ा, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो क्वेश्चन आता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था रहीमतुल्ला सयानी ने। इसके बाद कार्यकाल आ जाता है हमारा लॉर्ड कर्जन का। 1899 में लॉर्ड कर्जन बनता है भारत का वायसराय और 1905 तक यही रहता है। इसे कहते हैं भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय। और गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरु रहते हैं, उन्होंने कर्जन की तुलना की थी औरंगजेब से। मध्यकालीन भारत में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा औरंगजेब। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। देखिए, इसके समय पुलिस सुधार होता है और पुलिस आयोग की गठन होता है। उसके अलावा क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी की स्थापना होती है 1903 में। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पास होता है, जिसमें क्या किया जाए, जो भी भारत की इमारतें हैं ऐतिहासिक, उनकी सुरक्षा की जाए और मरम्मत की जाए। और फिर 1904 में ही विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित होता है। फिर आता है 1905, तो आपको पता है 1905 में उसने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक, और इसकी नीति क्या थी, फूट डालो राज्य करो। बाद में क्या होता है कि 1911 में इसका विभाजन समाप्त करने की घोषणा होती है। फिर 1912 में यह कार्य रूप में प्रचलित हो जाता है। अब इसके आगे की जो भी हमारे इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, फिर देखिए 1905 में कौन आता है, लॉर्ड मिंटो। 1905 में कौन आ जाएगा, लॉर्ड मिंटो वायसराय बन के आएगा। और इसीलिए 1909 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मार्ले मिंटो सुधार। इसके बाद आपको पता है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारा अगला लेक्चर किस किस टॉपिक पे होगा। तो आपको पता है मुस्लिम लीग का गठन होगा, कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बढ़ जाएगी। ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, होम रूल लीग का स्थापना होगा। इसके अलावा गांधी जी भारत से वापस आ जाएंगे। फिर हमें पढ़ना है चंपारण, उसके बाद खिलाफत, असहयोग। तो इन सभी लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी जो भी आपके लेक्चर हैं बिल्कुल मत मिस करिएगा, सभी वीडियोस को कंप्लीटली देखिए, क्योंकि आपको क्विक रिवीजन अगर आप पढ़ें, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये आपके लिए नया है, लेकिन अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो जो भी चीज़ें आप भूल चुके हैं वो आपको रिमाइंड हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।